जय श्री श्याम भक्तों। अब उसमें टोटल अमाउंट 3,000 रुपये लिखा हुआ था, जो मुझे अगली तारीख पर उसे देना था, जज साहिबा के सामने। फिर मैंने अपने वकील साहब से पूछा कि ये कौन सा कानून है? अगर मैं उसे केस लड़ने का खर्चा दूंगा तो मुझे मेरा खर्चा कौन देगा? और फिर मैं ये केस लड़ ही क्यों रहा हूँ जब पूरा खर्च मुझे ही उठाना पड़ रहा है? तो आप लोग में से किसी को समझ आया ये कानून? अगर ऐसा कानून धरती पर और ज्यादा वक्त जिंदा रहे तो देश का बेटा मर जाएगा। अगर आप लड़कों को मौका नहीं दे सकते तो उनका हौसला छीनने का भी आपको कोई हक नहीं। और हौसला ये कि वो भी डिवोर्स केस जीत सकता है बिना किसी लुटेरी दुल्हन को कोई हक दिए। आगे वकील साहब ने कहा कि ये तो अभी केस शुरू हुआ है, अभी आगे उन्हें भरण पोषण भी देना होगा हर महीने। मैंने वकील साहब से कहा कि मैं सिर्फ 12 दिन की शादी में उसे हर महीने पैसा क्यों दूंगा? और उसे खर्च चाहिए तो मेरे साथ आकर रह ले, मुझसे दूर रहकर किस बात का खर्च? ये कानून को लगता है कि जरूरतें सिर्फ लड़कियों की होती है, ये लड़के तो सिर्फ गधा माली करने के लिए बने हैं। दिन भर की मेहनत का पैसा पूरे परिवार में बांट कर भी अगले दिन और कुछ बेहतर करने का वादा पूरी फैमिली से। क्या ये सही है? यही सब होना चाहिए लड़कों के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद उनकी ज़रूरतों को ध्यान नहीं होता, तो कानून उनकी ज़रूरतों का ध्यान क्यों रखे? अब कानून के आगे के कुछ नियम। अब तक ये कानून जिसमें मुझसे मेरी पत्नी को 3,000 रुपये देने का आदेश हुआ था, वो धारा 24 के अंतर्गत माना जाता है। इसमें लड़की अपने पति से कोर्ट कचहरी का पूरा खर्च अपने पति से मांग सकती है। पत्नी अपने पति के शहर आने जाने का खर्च से लेकर तो उसके वकील साहब की फीस भी लड़के को देनी पड़ती है। अब यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। बड़ी मेहनत करके महीने का कुछ 15 से 16,000 रुपये कमाने के बाद घर तो अच्छे से चल सकता है, मतलब कुछ ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस केस के पहले, मतलब शादी से पहले, घर बहुत अच्छे से चल रहा था। अब घर चलाने में बहुत परेशानी आने लगी, क्योंकि महीने में 2 तारीख शुरू हो गई थी। ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों तारीखों पर वकीलों को फीस मिलाकर 3,000 रुपये का खर्च तो फिजूल हो ही रहा था। अब जज मैडम ने 3,000 प्लस 250 रुपये आने जाने का कन्वेंसिंग किराया भी देने का ऑर्डर कर दिया। अब ये फिजूल खर्च बढ़कर करीब करीब 4,000 प्रति माह का हो गया था। अब कहीं ना कहीं मुझे भी मेरी गलती का एहसास होने लगा कि क्यों मैं कानून के पास आ गया। अब तक अगर मैं कोर्ट कचहरी में खर्च हुए पैसे जोड़ने बैठ जाऊं तो मुझे पता चले कि इतने पैसे में तो मेरी माँ को अपनी मेहनत के पैसों से 2 मंगलसूत्र दिला देता। और कोर्ट के पास आकर इंसाफ मांगने का मेरे पास बस एक ही रीज़न था कि मेरे पास मुझ पर लगे हर इल्ज़ाम का सबूत था। लेकिन कोर्ट ने अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। सबूत सुनना तो दूर, जज साहब ने ना मुझसे कुछ पूछा, ना ही मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। 2 साल से ऊपर हो गया। अगर सबसे पहले कोर्ट सबूतों पर ध्यान देता तो मुश्किल से 2 या 3 तारीख में इस केस का नतीजा सामने आ जाता। झूठ का झूठ और सच का सच समझ में आ जाता। पता चल जाता कि फ्रॉड कौन है। अगर मैं फ्रॉड या मुजरिम साबित होता तो बेशक मुझे सजा दे देती, और शायद मैं अब तक सजा काट कर वापस अपने घर भी आ ही जाता। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बिना किसी सुनवाई के मुझे सजा मिल रही है। आगे फिर सिलसिला शुरू हुआ तारीखों का। अब अगली तारीख उनके शहर में थी। अब उनके शहर के वकील साहब ने मुझ मेरी आय का प्रमाण पत्र पूछा कि मैं हर महीने कितना कमा लेता हूँ। मैंने वकील साहब को वो ही बताते हुए कहा कि सर, मैं महीने का कुछ 15,000 से 16,000 रुपये कमा लेता हूँ। वकील साहब ने कहा, आपको अगर जज साहब पूछे तो बोलना कि 300 से 400 रुपये रोज़ कमाता हूँ, और अपनी आय का प्रमाण पत्र भी आपको सालाना 1,20,000 रुपये के आसपास ही बनवाना है। और पूछा कि घर किसके नाम पर है आपका? तो मैंने कहा कि पापा और मम्मी के नाम पर है। बोले गुड। और आगे पूछा कि घर में कोई 4 व्हीलर गाड़ी या दुकान या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके नाम है? तो मैंने कहा नहीं सर, अभी तक तो सब कुछ पापा मम्मी के ही नाम पर है, लेकिन आगे चलकर मेरे नाम हो जाएगा। कि सर ने कहा कि नहीं, जब तक ये केस चल रहा है आप अपने नाम पर कुछ भी मत करवाना,
नहीं तो आपकी पत्नी का उसमें भी आधा हिस्सा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। अगले दिन तारीख पर सुनवाई स्टार्ट हुई। आज का दिन इतने टाइम में ऐसा होने वाला था जब जज साहब मुझसे और मैं जज साहब से बात करने वाले थे, और ऐसा हुआ भी। सर ने मुझसे पूछा, क्यों, कितना कमाते हो रोज़ का? मैंने कहा सर 400 से 500 रुपये कमा लेता हूँ। फिर पूछा, क्या काम करते हो? मैंने कहा सर किराए की शॉप है, उसमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता हूँ। फिर सर ने पूछा, पापा मम्मी क्या करते हैं? मैंने कहा सर पापा थोड़ी देर दुकान पर ही साथ रहते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। फिर जज साहब ने पूछा, मम्मी पापा में से किसी को ऐसी बीमारी है जो लंबे समय से है और जिसका इलाज चल रहा है? मैंने बताया जी सर, पापा को शुगर है और मम्मी को गठियाबाई की शिकायत है जिसका इलाज काफ़ी वक्त से चल रहा है। जज ने मुझे उन दोनों की बीमारियों के डॉक्टर की रिपोर्ट अगली तारीख पर साथ लाने को कहा और मुझे 2 दिन बाद की ही तारीख दे दी। वकील साहब मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो गए क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी डेली आय 300 रुपये बताने को कहा और मैंने जज साहब को 400 से 500 रुपये बता दी। मैंने पूछा वकील साहब से कि सर अब भरण पोषण कितने तक का देना होगा हर महीने? सर ने कहा कम से कम 2000 से लेकर तो 2500 रुपये तक तो देना ही होगा हर महीने, क्योंकि तुम्हारे कोई बच्चे तो हैं नहीं। मैंने कहा ठीक है सर। अब 2 दिन बाद मैं फिर आया तारीख पर उनके शहर, और हम दोनों पति पत्नी को जज साहब ने बुलाया। हमारी फाइल पढ़ते हुए थोड़ी देर में जज साहब मुझे ये बोलकर शॉक्ड कर दिया, मेरी पत्नी ने रिपोर्ट में बताया है कि मेरी मासिक आय 1,80,000 रुपये है, जिसमें से 1 लाख तो मैं मेरे रेस्टोरेंट से कमा लेता हूँ और 80,000 रुपये मैं कुछ बच्चों को डांस सिखाकर कमा लेता हूँ, और मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके बावजूद मैं मेरी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर रहा हूँ और मेरी सारी कमाई अपने स्वयं पर खर्च करके मौज मस्ती करके गुल छर्रे उड़ा रहा हूँ, और मैं शानदार वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, और मेरी पत्नी को हर महीने 50,000 रुपये भरण पोषण देने में मैं सक्षम हूँ, और ये मेरा भी फ़र्ज़ है। और आगे जज साहब ने भी ये बताया कि वो उसके ही शहर में अपने माता पिता से अलग मकान किराए से लेकर रहती है, जिसका बिजली का बिल व मकान का किराया 4,000, खान पान कपड़े दवाइयाँ अन्य में 30,000 व घरेलू खर्च व अन्य खर्चे के 16,000 रुपये, इस प्रकार कुल 50,000 रुपये प्रति माह के भरण पोषण देने का दायित्व मेरा बनता है। अब आगे मैं जज साहब का चेहरा देख रहा और जज साहब मेरा चेहरा देख रहे। अब मन में बस एक ही बात चल रही कि यार मैं 7 साल से मेहनत कर रहा हूँ, कभी 15-16 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं पहुँच पाया। इसने सिर्फ 12 दिनों में मेरी इनकम को 10 गुना ज़्यादा बता दिया। अब मैंने मेरे बाबा श्याम धनी से विनती की कि बाबा या तो आप खुद आकर जज साहब से बात करो या फिर अब मुझे इनकी ही भाषा में जवाब देने की अनुमति दो।